बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम एक ही पार्ट में कवर कर पाएँ, लेकिन अगर ये ना हो सका तो फिर हम पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमने ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है बेटा जी कि जैसे यहाँ पे कहा गया दे से आवर टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर दे से उन्होंने वो कहते हैं आवर टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारी टीम बहुत मज़बूत है। तो अब अगर हम इस मैसेज को एज सच कोटेड फॉर्म में ही या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जिन अल्फाज में ये मैसेज ये बात लिखी हुई है इसको इसी फॉर्म में आगे किसी और को डिलीवर कर देते हैं, किसी और तक पहुंचा देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने डायरेक्ट स्पीच को यूज़ किया। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा चेंज करके अपने लफ्ज़ों में, हमें याद नहीं रहता कि एग्जैक्ट क्या कहा था उन्होंने या क्या कह रहे हैं वो, तो फिर हमें इसको अपने लफ्ज़ों में जब चेंज करके इसको बताएंगे तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोबारा से समझ लेते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है कि जिन अल्फाज के साथ हमें वो पैगाम मिला उन्हीं लफ्ज़ों में एग्जैक्टली आगे डिलीवर कर दिया जाए, आगे पहुंचा दिया जाए, आगे कन्वे कर दिया जाए, तो इट मीन कि ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा चेंज करके फिर नेक्स्ट को बताते हैं लेकिन उसका मफ़हूम बदलना नहीं देते, उस बात का मानी नहीं बदलते, लेकिन अल्फाज की तरतीब को थोड़ा बदल कर नए अंदाज में पेश कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से कुछ मेन चीज़ें भी साथ साथ अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो कोटेड फॉर्म में बात है जिसको आगे पहुंचाना है, जिसको चेंज करना है, उसके पीछे ये जो दे से लिखा गया है जहाँ पर ये बताया जाता है कि कहने वाला कौन है, किसे कहा गया। दो चीज़ें होंगी इसमें कि कहने वाला कौन है और किसे कहा गया। तो इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, कि कौन रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्टिंग स्पीच यानी हु इज़ रिपोर्टिंग, कौन कह रहा है, किसे कह रहा है। एंड रिपोर्टेड स्पीच यानी वो क्या कह रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या पैगाम दिया जा रहा है। तो इस तरीके से एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए हमें जो सेंटेंस दिया जाता है बेसिकली उसके दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच से मुराद ये है कि कहने वाला कौन है और किसे कहा जा रहा है। जैसे मैं अगर नेक्स्ट सेंटेंस को लेता हूँ, आई सेड टू हिम आई हैव बॉइल्ड एग्स फॉर योर बेबी। अब हमें समझ आ रही है कि कहने वाला है आई सेड टू हिम, कहने वाला आई है, किसे कह रहा है, हिम से कह रहा है वो, और फिर आगे वो क्या कह रहा है ये कोटेड हमारे पास है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है कि आई हैव बॉइल्ड एग फॉर योर बेबी। इट मीन कि ये जो पार्ट है आई सेड टू हिम ये रिपोर्टिंग स्पीच है और जो बात कही जा रही है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब हमें नेक्स्ट ये देखना है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो फिर उस वक्त हमें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ती हैं जी। तो हम उन चेंजेस का पहले ओवरव्यू लेंगे और देन फिर हम कुछ सेंटेंसेस एंड एग्जांपल्स के ज़रिए उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं अभी पकड़ रहा हूँ, जो चीज़ हम पहले पॉइंट पे रख रहे हैं वो ये है कि जो वर्ड सेड या से लिखा हुआ आता है हमारे पास, इसको हम लोग किस तरीके से चेंज करते हैं जी। तो बेटा सेड या से को हमने चेंज करना है कि सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है।
जी हाँ, मैं बड़ा सिंपल सी अल्फाज में इसको इस तरह से बयान करूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि ये कोई आम बात, सादा सी बात लिखी हुई है या आम बात लिखी हुई है, ठीक है, सादा फ़िक्रा है सेंटेंस के अंदर, जैसे यहाँ पर भी है, आई हैव बॉइल्ड एग फॉर योर बेबी, ओके, जिसको हम असर्टिव भी कह सकते हैं, या आमतौर पे हम कहें कि यहाँ पे सेंटेंस जो है वो असर्टिव है, या अगर हम कहें कि यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है, बोथ केसेस में हम लोग सेड की जगह पे आम तौर पे टोल्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पे सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर ये जो अंदर वाला सेंटेंस है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये अगर इंटेरोगेटिव होगा, ओके, यानी ये अगर ये एक सवालिया फ़िक्रा है जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो फिर हम यहाँ पर सेड को उसके अकॉर्डिंग हम आस्क में चेंज कर देंगे कि जी पूछा जा रहा है कुछ, तो फिर सेड को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। अगर से होगा तो आस्क में, और सेड होगा तो आस्क्ड में चेंज कर दिया जाएगा। अब अगर ये सवालिया फ़िक्रा नहीं है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, राइट। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं कि जिसमें किसी बात का हुक्म दिया जाता है या किसी बात से मना किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो अब फिर अगर यहाँ पर सेंटेंस जो है वो हमारा इम्पेरेटिव होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो फिर हम सेड को या तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, और अगर वो मना कर रहा है तो फिर हम इसको फॉरबिड में चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात थोड़ी सी मेंशन कर जाता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस में इसको मज़ीद पढ़ेंगे कि जब हम फॉरबिड यूज़ करेंगे तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच में नॉट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरबिड में ही उसका मीनिंग जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर ये जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई एडवाइस है, कोई नसीहत है की जा रही, राइट, तो इन दैट केस हम यहाँ पर वर्ड एडवाइज यूज़ करेंगे, किसकी जगह पे, सेड की जगह पे एडवाइज्ड का वर्ड यूज़ हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो अगर यहाँ पर कोई ख्वाहिश है, कोई विश है, कोई ख्वाहिश है सेंटेंस के अंदर, तो फिर हम यहाँ पर विश्ड का वर्ड यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि जिसमें कोई दुआ की जा रही है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम प्रे का वर्ड या प्रेड का वर्ड यूज़ कर देंगे, किसकी जगह पे, सेड की जगह पर। और अगर दुआ की जगह पर यहाँ पर को खुशी या गमी, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं आमतौर पे, राइट, खुशी या गमी या ताज्जुब, ये को अजीब, जिस पे आपको बहुत ताज्जुब हुआ किसी बात को सुनकर, तो इस सूरत में हम यहाँ पर वर्ड एक्सक्लेम्ड यूज़ करेंगे। तो जी ये मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ड लफ्ज़ सेड आता है उसको भी हम चेंज करते हैं। अगर सादा असर्टिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो फिर ये आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। अगर कोई हुक्म दिया जा रहा है तो ऑर्डर में, और अगर मना किया जा रहा है तो फॉरबिड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई नसीहत है तो एडवाइस में चेंज हो जाएगा। अगर कोई ख्वाहिश है तो विश में चेंज हो जाएगा। अगर कोई दुआ है तो फिर ये प्रेड में चेंज हो जाएगा। खुशी या गमी की सिचुएशन होगी तो फिर हम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद जॉय में इसको चेंज कर देंगे। जी तो बेटा अभी आप 1 मिनट के लिए इसका जल्दी से जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको एटलीस्ट ये नोट्स की फॉर्म में आपके पास सेव हो जाए कि हमने
सेड को जो है वो किस तरीके से चेंज करना होता है। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं और उसमें हम लोग लेंगे कॉमास की चेंजेस को और उसके बाद इंशाल्लाह चेंज ऑफ प्रोनाउन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जी बेटा, तो नेक्स्ट अब हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन को भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम कॉमास को किस तरीके से चेंज करते हैं। ये जो कोटेशन मार्क है, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनको जब हमने रिमूव करना है तो उस वक्त हमने कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज़ करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा दोबारा से एक नई चीज़ें कुछ ऐड करते हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास हैं, तो जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, मुस्बत या मनफी फ़िक्रा है, ओके। असर्टिव कहते हैं मुस्बत फ़िक्रे को, जिसमें हम बस बताते हैं कि ये काम हो रहा है, और मनफी फ़िक्रा होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, ये बात नहीं हो रही। तो फिर इन दैट केस इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स की जगह पे हम नॉर्मली वर्ड दैट यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा जब हम लोग कोई दुआ करते हैं, इसके अंदर अगर कोई दुआ मौजूद है, तो इन दैट केस भी, प्रे की सूरत में भी, दुआ की सूरत में भी, यहाँ पर हम लोग आमतौर पे दैट ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, जहाँ पर हम खुशी और गमी का इजहार करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आम तौर पे कॉमास की जगह पे, कोटेशन मार्क्स की जगह पे वर्ड दैट ही यूज़ होता है। लेकिन अब आ जाते हैं कि अगर ये कुछ सवालिया फ़िक्रात हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे पास, ये जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस है, ये अगर इंटेरोगेटिव है, तो फिर हमने कॉमास की जगह पे आम तौर पे इफ़ यूज़ करना है सादा सवालिया में। और अगर वो व्हाट, व्हेन, व्हाई या WH वाली फैमिली है, व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड सो ऑन, तो फिर यही लेटर आम तौर पे जो है वो WH वाला जो भी लेटर हमारा क्वेश्चन के स्टार्ट में यूज़ होगा, वही यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास की जगह इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी और हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे कोई हुक्म है, कोई ऑर्डर है, ओके, तो इन दैट केस फिर हम यहाँ पे टू यूज़ कर सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो ये हमने दो किस्म की चेंजेस को अभी डिस्कस कर लिया। सबसे पहले कि सेड को किन लेटर्स के साथ चेंज करते हैं, और उसके बाद अब हमने कहा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं और कोटेशन मार्क्स को रिमूव करते हैं, यानी ये जो डबल कॉमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास, इनको रिमूव करना है, तो फिर उस सूरत में इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हमने क्या यूज़ करना है। तो उसके दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं जी। अगर असर्टिव या नेगेटिव सेंटेंस है, मुस्बत या मनफी फ़िक्रा है, तो दैट इस्तेमाल करेंगे। दुआ के लिए भी दैट इस्तेमाल करेंगे। खुशी और गमी के सेंटेंसेस के लिए भी, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, वहाँ पर भी दैट यूज़ करेंगे। जी बिल्कुल, आगे एग्जांपल्स में आ जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये स्क्रीनशॉट के लिए आपके लिए वाइट बोर्ड प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आप इन चेंजेस के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इनको थोड़ा सा नेक्स्ट इंशाल्लाह ये स्क्रीनशॉट आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर सादा सवालिया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो वहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इफ़ यूज़ करेंगे। अगर WH वाली फैमिली है, जो क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर यूज़ किया जाता है, राइट, तो उनके लिए हम लोगों ने कोई नया वर्ड यूज़ नहीं करना, वहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इनको ही इस्तेमाल करना है। और अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें हम किसी को हुक्म दे रहे हैं, ओके, या किसी को किसी बात से मना कर रहे हैं, तो देन हम टू यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर हम किसी को नसीहत कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी हम टू का वर्ड यूज़ करेंगे। जी बिल्कुल, एडवाइस के लिए, नसीहत के लिए भी टू। और अगर यहाँ पे हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ सवाल, किसी हेल्प के लिए,
तो इन दैट केस भी हमें उनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही कंसिडर करते हैं और वहाँ पर भी हम कॉमर्स की जगह पर टू ही यूज़ करते हैं। तो ये इसके साथ ही अब कॉमर्स को रिप्लेस करके कौन से वर्ड यूज़ करने हैं उनकी बात भी हो गई हमारे पास। इसके लिए भी आप छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले आपके पास ये नोट्स की फॉर्म में महफूज हो जाए। जी तो बेटा 2 किस्म की चेंजेस को हमने, वो बड़ी सिंपल थी, उसमें कोई टेक्निकल बात नहीं थी, वो जस्ट एक लर्न करने की चीज़ें ही थी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के सेड को हमने चेंज करना होता है, उसकी जगह पे कभी टोड लगा रहे होते हैं, कभी आस्क्ड, कभी एडवाइस, कभी ऑर्डर, कभी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कभी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ओके, तो उन सब को हम लोगों ने किस वर्ड को किस फॉर्म में यूज़ करना है, तो मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हमारा सेंटेंस है वो किस तरह का है। दूसरा हमने इन्वर्टेड कॉमास के हवाले से भी अभी पढ़ा कि इन्वर्टेड कॉमास को जब हम रिमूव करते हैं तो उसको अब किस तरीके से चेंज करते हैं। अब थर्ड चीज़ जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो यही चेंज ऑफ प्रोनाउन है और चेंज ऑफ टेंसेस है। तो हम पहले अब चेंज ऑफ प्रोनाउन को देख लेते हैं और उसके बाद चेंज ऑफ टेंसेस की बात करके फिर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेंटेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के लिए एक टेबल जो हम लोग बार बार याद करते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए भी आपको बताया गया था। उसके अलावा टेंसेस के रूल्स के अंदर भी हमने पर्सनल प्रोनाउन के टेबल को लिखा था। मैं अगेन उसको आपके सामने लिख रहा हूँ और फिर उसको लिखने के बाद इंशाल्लाह आपके साथ आगे बात करते हैं। तो उसमें बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है आई, माई, मी, वी, आर, अस, you, your, you, he, his, him, she, her, it, its, it, they, their, them। तो अब हमने इसको समझना है। तो इसमें बेटा जी ये जो आई, माई, मी एंड वी, आवर, अस है, इन दोनों को मैंने पहले भी बताया था, इनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यू, योर, यू की अगर हम बात करते हैं तो ये सेकंड पर्सन है। तो बेटा फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है। तो इस तरीके से जो बात कर रहा होता है वो अपने लिए या तो आई, माई, मी में से कोई वर्ड यूज़ करता है, और अगर वो नुमाइंदगी कर रहा हो अ ग्रुप ऑफ पीपल की तो डेफिनेटली बोलने वाला तो कोई एक शख्स ही होता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ज़्यादा लोगों को, नुमाइंदगी कर रहा होता है उनकी, तो फिर वो अपने लिए वी, आवर, अस, वो ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी बात करता है, ऑन अ बिहाफ ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल बात करता है, ऑन अ बिहाफ ऑफ टीम बात करता है। इन दैट केस फिर वो वी, आवर, अस के वर्ड यूज़ कर रहा होता है अपने लिए। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास यू, योर, यू है। ओके जी। और बाकी जो ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम, ये हमारे पास थर्ड पर्सन ओके प्रोनाउन हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनके हवाले से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज नहीं करते, राइट। तो इस हवाले से इसमें ये आपको बेनिफिट, एक प्लस पॉइंट जाता है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज नहीं करना। तो हमने जो चेंज करना होता है प्रोनाउन, नंबर 1 तो हमने इस बात को याद रखना है कि हमने जो प्रोनाउन चेंज करना है वो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज करना है।
यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो सेंटेंस, जो पैगाम, जो मैसेज हम आगे पहुंचा रहे हैं, चेंज करके उसके अंदर जो प्रोनाउन होंगे, जैसे यहाँ पे कोटेड फॉर्म में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव बॉयल्ड एग्स फॉर योर बेबी, तो इसमें आई प्रोनाउन है और योर प्रोनाउन है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन कुछ भी लिखा हुआ होगा, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम, या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इवन क्योंकि कोई नाम लिखा हुआ होगा तो वो भी थर्ड पर्सन ही कंसिडर होगा, तो उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें एक तो ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा ये है कि ये इसका सब्जेक्टिव केस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये इसके सब्जेक्टिव केस हैं। मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम, ये इसके ऑब्जेक्टिव केस हैं। ये इसकी फ़ाइली हालत है, ये इसकी मफ़ऊली हालत है, और इसको हम लोग पोजेसिव केस या मिल्कियत की हालत कहते हैं। लेकिन लास्ट भी हमने पढ़ा था कि ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, बेसिकली ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अभी हम इनको पोजेसिव प्रोनाउंस के तौर पर ही लेकर चलेंगे आसानी के लिए, क्योंकि हम इसको एज एन एडजेक्टिव तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये हमारे चेंज ऑफ प्रोनाउन है, और इसका हमने खुलासा ये बयान किया कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, माई, मी, वी, आवर, अस, एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, योर, यू, और उसके बाद ही, हिज, हिम, शी, हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी चेंज होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी चेंज होता है, लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता। तो पहली बात तो ये कि कौन सा चेंज होता है कौन सा नहीं होता, वो हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी चेंज होता है, वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी चेंज होता है, लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता। अब हम चलते हैं कि वो कैसे चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। जी हाँ, तो अगर ये देखना है तो उसके लिए अब हमें एक और बात देखनी पड़ेगी, और वो ये कि रिपोर्टिंग स्पीच को हमें बड़ी गौर से देखना पड़ेगा कि इसमें आई सेड टू हिम में आई जो है ये कहने वाला है बात को, ये वो है जिसने वो बात कही, और हिम वो है जो सुनने वाला है, ठीक है, जिसने उस बात को सुना। तो हम इस बात को पहले अंडरस्टैंड कर लें कि आई सेड टू हिम में आई कहने वाला है और हिम जो है वो सुनने वाला है। अब हम बात को लेके आगे चलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ अटेंशन, तवज्जो के साथ इस बात को अंडरस्टैंड करें कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो चेंज होगा कहने वाले के मुताबिक। जी हाँ, अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो चेंज होगा कहने वाले के मुताबिक। और यहाँ पर चूँकि आई है, यहाँ पे ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, आई की जगह पे यहाँ पे यू भी हो सकता है। तो वट एवर जो भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर कहीं पर भी पूरी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाएगा तो वो जो पैगाम देने वाला है, जो कहने वाला है, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी सेकंड पर्सन आ जाएगा, सेकंड पर्सन में कौन है, यू, योर एंड यू, ये तीन वर्ड है बस, ठीक है। ये फाइली हालत भी इसकी यू है, मफूली भी यू है, और पोजेसिव केस जो है वो इसका योर हो जाता है। तो ये सिर्फ ये तीन वर्ड हैं, यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी आ जाते हैं तो इन्होंने चेंज होना है। बात सुनने वाला कौन था, कहने वाले ने बात किससे की, वो किसको पैगाम दे रहा था। तो फिर अगर यहाँ पर हिम है तो ये योर जो है इसने हिम के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होना है जी। और अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है, ही, हिज, हिम, शी, हर, तो इसने चेंज नहीं होना। तो हमने दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं जी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसने चेंज होना है कहने वाले के मुताबिक कि वो बात कह कौन रहा है। और अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसने चेंज होना है सुनने वाले के मुताबिक कि कहने वाले ने बात किससे कही। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ने वो चेंज नहीं होना। उसके बाद इसने चेंज कैसे होना है, ये हम लोग जब हम सेंटेंसेस के अंदर जाएंगे तो फिर वहीं पर जाकर इसको मज़ीद डिटेल के साथ
इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अभी आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिकॉज जी। तो बेटा अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हमने पढ़ लिया कि जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेड होता है उसको जब हमने चेंज करना है तो कौन से वर्ड जो हैं वो इसके लिए यूज़ करने हैं। इन्वर्टेड कॉमास को या कोटेशन मार्क्स को जब हमने रिमूव करना है तो इनकी जगह पर हमने किसको, कौन कौन से वर्ड जो हैं वो यूज़ करने हैं। और थर्ड हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन के हवाले से पढ़ा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा तो वो चेंज होगा कहने वाले के मुताबिक, और अगर सेकंड पर्सन होगा तो वो चेंज होगा सुनने वाले के मुताबिक कि कहने वाले ने बात किससे कही। और एक बात यहाँ पे हमारी मिस हो गई थी, मैं बता देता हूँ कि अगर कहने वाला यहाँ पे नहीं बताया जाता, सिंपल यही कहा जाता है ही सेड, ओके, और टू हिम या किससे बात की वो नहीं बताया गया, तो फिर ये अंडरस्टूड है कि टू मी हमने इस बात को ज़हन में रखना है कि हमने यहाँ पे जो लेटर है अगर कुछ नहीं बताया गया यहाँ पर तो हमने इसको टू मी समझना है। और यहाँ पे तो खैर हमारे पास टू हिम लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे कि जहाँ पे सिंपल लिखा होगा शी सेड और किससे कहा, सुनने वाला कौन था वो नहीं बताया जाएगा, तो वहाँ पे एक बात अंडरस्टूड है कि वो जो सुनने वाला है इन दैट केस वो टू मी ही होगा। ओके बेटा जी, तो इस बात को आपने एक ज़हन में रखना है। और चेंज ऑफ प्रोनाउन के वाले से हमने पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन जो है वो कहने वाले के मुताबिक, सेकंड पर्सन सुनने वाले के मुताबिक चेंज होता है, और अगर सुनने वाला कोई ना हो तो सुनने वाला टू मी होता है। और अब हम जब बढ़ते हैं इसके सेकंड लास्ट सेगमेंट की तरफ, और वो है चेंज ऑफ टेंसेस। तो चेंज ऑफ टेंसेस के हवाले से आप एक सेंटेंस जो है वो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है वो याद रख लें कि ऑल प्रेजेंट चेंज टू पास्ट। जी, जितने भी प्रेजेंट टेंसेस हैं वो सब के सब चेंज हो जाते हैं पास्ट में। जी, तो चेंज ऑफ टेंसेस के हवाले से हमने जो बात याद रखनी है वो ये है कि मैंने यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहले सेंटेंस में मैंने लिखा दे से, तो अगर यहाँ पर दे से लिखा हुआ आ जाए या विल से लिखा हुआ आ जाए, यानी अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो फिर हमने रिपोर्टेड स्पीच का कोई टेंस चेंज नहीं करना। जी बेटा, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में दे से लिखा हुआ आ जाए यानी फर्स्ट फॉर्म हो, इट मीन कि वो प्रेजेंट टेंस है, और अगर विल से लिखा हुआ आ जाए इट मीन कि वो फ्यूचर टेंस है। तो अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, मेन वर्ब जो है, तो समझिए ये प्रेजेंट है तो भी हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना, और अगर वो फ्यूचर हो तो भी चेंज नहीं करना। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारी प्रेजेंट में हो यानी फर्स्ट फॉर्म हो तो भी हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना, और अगर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो भी हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना। बट इन दैट केस कि जहाँ पे वो शी सेड लिखा हुआ आ गया, से नहीं है अब सेड है, सेड मीन के से की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, तो जब सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पास्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखिएगा कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ जाएगा यानी से या विल से की बजाय सेड लिखा हुआ आएगा तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। तो याद रखिएगा अगर पीछे पास्ट आएगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। तो उसके लिए जो पहला रूल है हमारे पास, वो गोल्डन रूल है, वो ये है कि ऑल प्रेजेंट चेंजेस टू पास्ट, ऑल प्रेजेंट टेंस चेंज टू पास्ट। मतलब ये कि जितने भी प्रेजेंट टेंसेस होंगे उनको हम पास्ट में चेंज कर देंगे और उसी से रेलेवेंट पास्ट में चेंज करेंगे। एग्जांपल इज दैट कि अगर सपोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो उसको पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज कर देंगे। जी बेटा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। जी बेटा, तो दो बातें इसमें, एक तो ये कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर इस बात को एक्सप्लेन किया जा चुका है कि प्रेजेंट टेंसेस में उनकी क्या पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की क्या पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की क्या पहचान है। तो इस हवाले से एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर नो ऑक्सिलरी हो
यानी अगर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है या उसके साथ एस या ई एस का भी आपको एडिशन नज़र आता है तो फिर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अलावा हमारे पास अगर डज या डू इस्तेमाल हुआ है तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, कि जहाँ पर हम लोग कोई ऑक्सिलरी नहीं होती, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डज या डू इस्तेमाल हुआ है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है प्लस आई एन जी आया है या वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है, इन दैट केस हम कहेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और अगर हैज़ या हैव यूज़ होके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसी तरीके से अगर हैज़ बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ होता है तो ये सब के सब जो हैं वो प्रेजेंट टेंसेस हैं। तो अगर मैं इनके नाम लिखना चाहूँ इन शॉर्ट फॉर्म तो मैं यूँ लिखूँगा कि ये है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये है जी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट और ये है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। अब ये जितने मैंने कहा कि ऑल प्रेजेंट चेंज टू पास्ट, तो हमने इनको पास्ट में कैसे चेंज करना है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट नो ऑक्सिलरी वाला है डेफिनेटली पास्ट में भी हमारे पास कोई ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज़ करते हैं वो सेकंड हो जाता है और डू डज की बजाय यहाँ पे जो है वो डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ये सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, पहले हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी होता है तो ये वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ होना शुरू हो जाएगा पास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हमारे पास हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो ये पास्ट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज़ बीन हैव बीन है तो यहाँ पे हम लोग हैड बीन के साथ राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी या जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं वो यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में सेड आ जाएगा या पास्ट आ जाएगा तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को चेंज करेंगे। तो जिसमें पहला गोल्डन रूल है हमारे पास कि ऑल प्रेजेंट चेंजेस टू पास्ट, यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं जी, ये तो थे कि प्रेजेंट टेंसेस थे, लेकिन अगर हमारे पास पहले से ही पास्ट में टेंस मौजूद है तो पास्ट टेंसेस को कैसे चेंज करना है। तो जी बेटा मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताऊँगा कि पास्ट जो इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब इन दोनों के चूँकि रूल्स मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, पास्ट इंडेफिनिट होता है कि नो ऑक्सिलरी नो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, वहाँ पे हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर पहले से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और उसकी भी हम बात कर चुके हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। इसलिए अगर पहले से ही हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा,
और पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। और अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो ये दोनों चेंज नहीं होते, ये अपने ही फॉर्म में रहते हैं। राइट, तो ये भी आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। इसके अलावा फ्यूचर टेंसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्यूचर टेंसेस के लिए हमारे पास जो रूल है ये प्रेजेंट के लिए था, ये पास्ट के लिए। और अब हम अगर बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में आपने सिर्फ उसको क्या करना है कि अगर वहाँ पर विल या शैल लिखा हुआ है तो हमने उसको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो है वो चेंज कर देना है वुड या शुड में। तो बाकी जो है वो ऑलमोस्ट फ्यूचर की चेंजेस जो हैं वो वैसे ही रहती हैं। तो पहली बात फिर दोबारा बता देते हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस होगा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को हमने चेंज करना है, अगर प्रेजेंट होगा तो चेंज नहीं करना। अब जब करना है तो ऑल प्रेजेंट चेंजेस टू पास्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। राइट, तो ये हमारे पास चेंजेस के लिए आपके सामने आ गया। और इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट अगर पहले ही पास्ट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट का रूल है, हैड वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। अगर पास्ट कंटिन्यूस है यानी वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, उसको हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में चेंज कर देंगे। और अगर ये हमारे पास पहले ही पास्ट परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, नॉर्मली ये चेंज नहीं होता। तो आप इसके लिए भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हमने जब भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है तो उनको हमने चेंज करना ही होता है। तो उनकी तरफ बढ़ते हैं बेटा। हमेशा जहाँ पर भी हियर लिखा हुआ आ जाएगा उसको देयर में चेंज कर देना है, दिस को दैट में चेंज कर देना है, और दीज को दोज में चेंज कर देना है, नाउ को देन में चेंज कर देना है, दस को सो में, अगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, एंड यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें और इसको अच्छी तरह से याद कर लेना इन वर्ड्स को। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जहाँ पर भी आएंगे तो आपने इनको याद करना है। उसके साथ साथ हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक प्रैक्टिस की एक वीडियो जो है उसकी सीरीज़ को भी लेकर चलेंगे ताकि आपको अगर कोई कमी रह गई होगी यहाँ पे कि यहाँ पे चूँकि मैंने एग्जांपल्स नहीं दी, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट रूल्स को पढ़ाया है, अलग इसलिए पढ़ाया है कि अगर आप सिर्फ रूल देखना चाहें तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपने प्रैक्टिस देखनी हो तो फिर इसी वीडियो का नेक्स्ट बी पार्ट आएगा इंशाल्लाह, तो उसको देखें इंशाल्लाह। उसके साथ आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। आई होप कि दोनों वीडियोस देखने के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करते जाइएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।